हो गए सब लोग रिलैक्स? शुरू करें अब क्लास? थोड़ा सा डिस्टेंस बना लीजिए ताकि बातचीत ना हो, ठीक है? इसको समझेंगे आप। जैसे सिलेबस जब हम लिखवा दिए थे तो हमने कहा था कि ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, भारत का भूगोल, और उस भारत के भूगोल में तमाम चैप्टर्स आप लोगों को पढ़ना था। पहला टॉपिक था भारत के बारे में सामान्य जो जानकारी है, कॉमन जो इन्फॉर्मेशन आपको लेना है, तो सामान्य जानकारी आप लोगों ने ले लिया। यानी भारत कहाँ पे लोकेटेड है, अवस्थिति, उसका एक्सटेंशन आप लोगों समझ गए, एरिया समझ गए है ना। दूसरा है भारत की संरचना, भारत की संरचना, भारत की संरचना। संरचना जो टाइटल लिखा हुआ है ना, इसी को समझना है। जैसे हम हल्का सा एग्जांपल दिए थे कि हम लोग का जो शरीर है वो कोशिका से बना है, या घर जो होता है वो सीमेंट वगैरह से बनता है। तो भारत की भूगर्भिक जो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है, ये क्यों जानना जरूरी है? ये जो टॉपिक है ज्योग्राफी का पहला, मुख्य रूप से पहला ही मानेंगे आप। तो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया पढ़ने का उद्देश्य ये है कि जो भारत है, भारत, तो इस भारत में कौन कौन सी चट्टानें, जो मुख्य भूमि है या आप कह सकते हैं भारत का पूरा एरिया जो है, उसमें चट्टानों के प्रकार, मतलब भूगर्भिक संरचना अध्ययन करने का मतलब ये हो गया कि देश में किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं, इन चट्टानों की क्या क्या फीचर्स है, क्या क्या विशेषता है। तो चट्टानों की विशेषता, चट्टानों की विशेषता प्लस प्रकार, प्रकार और विशेषता दोनों हो गया। यानी कि टाइप ऑफ रॉक्स हो गया और उसका फीचर्स हो गया। अब प्रश्न ये भी उठता है कि फिर इसी भूगोल में हम चट्टानों के बारे में जान करके क्या करेंगे, कुछ पर्पस होना चाहिए। अब जैसे मान लिया जाए कि हमें कोयले के बारे में पता है कि एक खनिज है, तो कोयला प्राप्ति किस प्रकार की चट्टान में होगी, ये जानना जरूरी है ना, ये जानना जरूरी है। उस इसके अलावे अगर हम देखें, जैसे मान लें हम लोगों को कृषि करना है, तो ये कृषि भारत के किस क्षेत्र में हो सकती है, ये जानना जरूरी रहेगा, है ना। तो कृषि, कृषि के लिए क्या होगा, मिट्टी, मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, अलग अलग प्रकार के चट्टानों से, और चट्टानों का अध्ययन हम कहाँ कर रहे हैं, संरचना में कर रहे हैं, समझ गए। तो भूगर्भिक संरचना का महत्व बहुत ज्यादा है। अब जैसे बिहार है, हमें बिहार के बारे में पता है कि बिहार का स्ट्रक्चर कैसा है। तो क्या बिहार में अगर ये बात की जाए कि यहाँ पे संगमरमर मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? जैसे मान लिया ये कोयले की प्राप्ति करनी है, ठीक है, तो क्या कोयला बिहार में मिलेगा? तो भूगर्भिक संरचना का मतलब ये हो गया कि हम चट्टानों के प्रकार, उसकी विशेषता को अध्ययन जब कर लेते हैं तो बहुत सारी सूचनाएं ऑटोमेटिक हासिल हो जाती है ना। अब जैसे कि भारत में जो स्ट्रक्चर, जैसे ये पूरा मकान है, बिल्डिंग है, तो इसका कौन सा हिस्सा पहले बना है, किधर से स्टार्ट किया गया है, तो ये तो बहुत छोटा है, फिर भी जानकारी कहें तो ना। लेकिन भारत के बारे में कहा जा सकता है कि जैसे जो जलोढ़ मैदान है, गंगा ब्रह्मपुत्रा सिंधु का जो मैदान है, तो वो मैदान नया है या प्रायद्वीपीय भारत नया है ना, प्रायद्वीपीय भारत नया है या जलोढ़ मैदान नया है, कौन सा नया होगा, जलोढ़, ठीक है। तो भारत की भूगर्भिक संरचना को जानने का मुख्य पर्पस हो गया टाइप ऑफ रॉक्स, यानी कि चट्टानों के प्रकार और उसकी विशेषताओं के बारे में अध्ययन करना। तो आज हम लोग भारत के बारे में यही जानेंगे, ठीक है। क्लियर हो गया? लिखना चाहेंगे, लिख लीजिए। भारत की भूगर्भिक संरचना का मुख्य उद्देश्य, मेन पर्पस, मेन ऑब्जेक्टिव, यहां पाई जाने वाली चट्टानों के प्रकार, चट्टानों के प्रकार और उसकी विशेषताओं का अध्ययन करना है। भारत की भूगर्भिक संरचना के अध्ययन का तात्पर्य, के अध्ययन का तात्पर्य
भारत में मौजूद या विद्यमान चट्टानों के प्रकार एवं उसकी विशेषताओं का अध्ययन करना है। एक लाइन में क्लियर हो गया? जो चीज हम पढ़ने जा रहे हैं वो क्लियर हो गया ना? अब इसी को ऐसे आप लोग डायग्राम के रूप में बना सकते हैं, एक ऐसे कर देंगे और एक ऐसे कर देंगे, ठीक है। नीचे एक आध लाइन और लिख लेंगे कि भारत में प्राचीन, भारत में प्राचीनतम कर देंगे, प्राचीनतम से लेकर के एकदम नवीनतम, लेटेस्ट, नवीनतम प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। यानी कि पुराना भी है, नया भी है। भारत में प्राचीनतम से लेकर के नवीनतम चट्टानें पाई जाती हैं। जैसे पेनिनसुलर इंडिया यानी कि प्रायद्वीपीय भारत की चट्टानें, प्राचीनतम है, जबकि पेनिनसुलर इंडिया की चट्टानें प्राचीनतम है, जबकि मध्यवर्ती मैदान या इंडो गंगा का जो मैदान है वो बिल्कुल नया है, जबकि मध्यवर्ती गंगा का मैदान प्राचीनतम है, सबसे पुराना है। और वहीं गंगा का मैदान, वहीं गंगा का मैदान में नवीनतम चट्टानें मिलती हैं, गंगा के मैदान में नवीनतम चट्टानें मिलती हैं। फिर से बोल दें, हो गया? ये आपका ना शॉर्ट नोट्स रहेगा, इसमें मान लीजिए कि स्टेटमेंट टाइप का प्रश्न पूछा जाएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। वैसे आपको ना भारत का पूरा हम पढ़ा देंगे, आप लोग सिर्फ मैप देख करके बता देंगे इस टॉपिक को ख़त्म होने के बाद कि कौन सा हिस्सा सबसे नया है, कौन सा हिस्सा बीच का है, कौन सा हिस्सा सबसे पुराना है। अभी शुरुआत ही हुआ है, तो बस केवल आपको ना जहाँ जहाँ बोल रहे हैं बस कंसंट्रेशन बना के रखना है, समझना है। ये नहीं आपके मन में आना चाहिए कि अभी ही पूरा जान लें, ये क्लास खत्म होते होते सब आएगा। तो अभी बस एक इंट्रोडक्शन आप लोगों ने लिखा है कि यहाँ एकदम नया भी है और एकदम पुराना भी है। तो ये हर चीज में है स्ट्रक्चर के बारे में, क्योंकि भारत का क्षेत्र बहुत बड़ा है ना, इसीलिए इसको सब कॉन्टिनेंट भी कहते हैं, भारत को उपमहाद्वीप भी कहा जाता है। थोड़ा सा ही तो बड़ा ऑस्ट्रेलिया है, वो कॉन्टिनेंट में चला आता है। अब थोड़ा सा बैक ले चलें अर्थ के बारे में, तो नहीं थोड़ा सा तो बीत गया है, कुछ पॉइंट हमने लिखवा भी दिया है। 15 मिनट की क्लास या 10 मिनट की क्लास हो ही गई है, लगभग 10 मिनट की क्लास। जैसे पृथ्वी हो गया, तो इस अर्थ की भी अपनी संरचना है, स्ट्रक्चर है। आप इसको किसी इससे देखें, दीवार से, यानी कि इसमें जो मटेरियल है, हम लोग अर्थ के बारे में भी वैसे ही जानेंगे। तो पूरा का पूरा अर्थ हम लोग को कैसा दिखता है? ऊपर में मिट्टी दिखता है, लेकिन उसके अंदर में उसका जो हिस्सा है वो डिफरेंट टाइप का है। तो सबसे ऊपर वाले को हम लोग क्या कहते हैं? क्रस्ट कहते हैं, है ना। और उसके नीचे मेंटल होता है, सबसे नीचे कोर होता है ना। तो पृथ्वी के आंतरिक भाग को हम लोग क्रस्ट के रूप में, मेंटल के रूप में और कोर के रूप में 3 भागों में बांट करके अध्ययन करते हैं। समझ में आ रहा है? ठीक है। अब जैसे देखें तो क्रस्ट क्या हो गया? सबसे ऊपर वाला हिस्सा हो गया क्रस्ट, उसके ऊपर वाला है। इसको फिजिकल ज्योग्राफी में अलग से बताया जाएगा, तो पूरा एक क्लास इस पे रहता है, बस थोड़ा समझ लेना है। जैसे किसी तरबूजे को हम लोग काट देते हैं तो उसका जो इंटरनल हिस्सा है वो निकल करके आ जाता है। तो ठीक पृथ्वी का एक हिस्सा लिया गया है, उसमें बताया गया है कि सबसे ऊपर का पार्ट जो है वो क्रस्ट हो जाता है, बीच का पार्ट जो है वो मेंटल आपको दिख रहा होगा। अब इतना ही समझेंगे। और इधर में कोर है, यानी कि पृथ्वी के आंतरिक संरचना का जब अध्ययन करते हैं तो हम लोग को 3 प्रकार का विशेषता दिखता है। अब जैसे क्रस्ट कह रहे हैं, मेंटल कह रहे हैं और कोर कहते हैं, तो इसी को सियाल, सीमा और निफे भी कहा जाता है। सियाल इसलिए कहा गया कि सिलिका और एल्यूमिनियम ज्यादा है सबसे ऊपर में, है ना। सीमा कहा गया, सिलिका और मैग्नीशियम ज्यादा है, सिलिका और मैग्नीशियम है। और निफे कहा गया, इसका मतलब निकेल और फेरस की मात्रा ज्यादा है, ठीक है। तो इस तरीके से अर्थ का भी जो संरचना है
वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप में है, एक ही विशेषता नहीं है। यानी कि पृथ्वी पूरे गोल में कहें तो एक जैसी नहीं है, बल्कि इसका जो विशेषता है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप का है। तो ये स्ट्रक्चर होता है, किसी भी जो जियोलॉजिकल फीचर्स होता है उसका अपना एक स्ट्रक्चर है। अब आ जाते हैं हम लोग, हाँ, अब हम लोग को ये जानना है कि अगर हम चट्टानों के प्रकार या उसकी विशेषता पढ़ते हैं तो चट्टान को तो ऐसा नहीं कह सकते कि 100 साल का है, 200 साल, वो तो बहुत पुराना है। जैसे अरावली की जो चट्टानें हैं वो आर्कियन धारवाड़ क्रम के समय की है, तो आर्कियन क्रम की चट्टानों के कारण बहुत पुराना हो गया, तो 100-200 साल की बात तो नहीं है। जैसे पृथ्वी की आयु बताई गई है 4.6 बिलियन ईयर, है ना। पृथ्वी की जो आयु है वो 4.6 बिलियन ईयर है। तो हम लोग थोड़ा थोड़ा डिवीजन करेंगे। कैसे? ऐसे, जो सबसे मेजर हो गया, जैसे हम, आ जाइए ना, बिना पूछे आप लोग आइएगा, नहीं तो इससे क्लास डिस्टर्ब होता है। एरा जब कहेंगे एरा, तो एरा का मतलब 5 एरा आपको याद रखना है। पहला एजोइक, सेकंड पैलियोजोइक, थर्ड मेसोजोइक, फोर्थ सेनोजोइक और फिफ्थ नेओजोइक। याद हो गया है ये सब? घर पढ़े थे आप लोग? ठीक है। तो एजोइक जो समय हो गया, एजोइक समय हो गया 600 मिलियन वर्ष ईयर से पहले, यानी कि पृथ्वी जब अस्तित्व में आ गई थी 4.6 बिलियन ईयर के समय तक की चट्टानें, मतलब इतना पुराना जो समय है उसको हम लोग एजोइक कहते हैं। अब समय बहुत ज्यादा हो गया, इतना से इतना, तो इसको 2 भागों में बांट दिया गया है। एक को कहा गया प्री कैम्ब्रियन और एक को कहा गया आर्कियन कहा गया। ठीक है। ठीक वैसे ही एजोइक के बाद का जो समय आया उसको पैलियोजोइक कहा गया, यानी कि लगभग 600 मिलियन ईयर्स, कहीं कहीं 540 भी देगा, तो वो डिफाइन करना बहुत मुश्किल है, लेकिन एक मोटा मोटी समझने के आधार पे 600 मिलियन ईयर को हम लोग देखेंगे। तो पैलियोजोइक आया जो कि बहुत पुराना रहा, उसके बाद मेसोजोइक आया, फिर सेनोजोइक आया और फिर नियोजोइक आया है। इसको अभी 5 पॉइंट याद हो गया? 5 पॉइंट याद आया? तो पृथ्वी अपने आरंभ में आग का गोला थी ना, आग का तप्त गोला थी, और जैसे ही कोई आग का बॉल ठंडा होता है तो सबसे ऊपर वाले सरफेस पे वो थोड़ा हार्ड होगा कि नहीं? हम लोग जब टमाटर पकाते हैं तो टमाटर का जो बाहरी आवरण है वो कैसे कड़ा हो जाता है, ब्लैक होकर के, है ना, चाहे बैगन, तो उसी को ना हटा करके फिर हम लोग चोखा चटनी बना लेते हैं। तो ठीक जो अर्थ है, तो अर्थ जब ठंडा हुआ धीरे धीरे तो इसके सबसे ऊपरी भाग में जो चट्टानें बनी उसी को हम लोग आर्कियन क्रम की चट्टान कह रहे हैं। अब चट्टान तो बन गया, लेकिन अब समय के साथ उसका क्या होगा? इरोजन होगा, यानी कि वो टूटेगा फूटेगा, अपरदन होगा। अपरदन का मतलब क्या हो गया कि जो चट्टान अपने स्थान पे टूट फूट रहा है, अपने ही स्थान पे टूट रहा है, हर चीज तो टूट ही जाता है ना। कुछ भी चीज आप देख लीजिए, एक मकान का आयु कितना होगा? मैक्सिमम 90 साल 100 साल होता है, उसके बाद वो गिर ही जाता है ना। उसके बाद अपरदन के जो दूत होते हैं, है ना, जो माध्यम होता है, जो मोड होता है, जैसे वायु हो गया, है ना, या जैसे जल हो गया, तो उसके माध्यम से उसका परिवहन हो जाएगा और लास्ट में कहीं पे जाकर के उसका डिपोजिशन होता है, निक्षेपण हो जाता है ना। तो शुरू में जब अर्थ अस्तित्व में आ गई तो आग का गोला थी, और आग का जब गोला थी तो इसके बाद क्रमशः जब ठंडा हुआ तो इसके बाहरी आवरण पर जो चट्टान बना उसी को हम लोग आर्कियन क्रम की चट्टान कहते हैं। तब जीवन का अस्तित्व नहीं था, तब कोई भी जीव जंतु अर्थ पे नहीं था, इसी कारण से इस प्रकार की जो चट्टान है उसमें फॉसिल्स नहीं होता है, जीवाश्म नहीं होता है। कहाँ पे? पूरा पृथ्वी, पूरा पृथ्वी। अभी वर्षा नहीं हुआ है, अभी वायुमंडल भी नहीं आया है, अभी वायुमंडल भी नहीं आया है, तो पूरा का पूरा जो पृथ्वी है वो कठोर हो गई। ठीक है। तो इसके बाहरी भाग में जो चट्टान बना वो सबसे पुराना चट्टान कहा गया, उसी को हम लोग आर्कियन क्रम की चट्टानें कहते हैं। ठीक है। उससे पहले वाला प्री कैम्ब्रियन है, जिसके बारे में अभी हम लोग बहुत ज्यादा व्याख्या नहीं कर पाते हैं ना। तो एजोइक समय को याद रखेंगे, 4.6 बिलियन ईयर से लेकर के 600 मिलियन ईयर पूर्व का है। ठीक है, इसको याद रखिएगा।
तो एजोइक में तो कुछ है ही नहीं, पृथ्वी बनी और उसका जो ऊपरी परत ठंडा हुआ वो हो गया, ठीक है। किसका प्रायद्वीप है? अभी तो हम लोग अर्थ को देख रहे हैं। अर्थ जब देखेंगे ना तो इसी की व्याख्या में बताया गया कि पहले सारा का सारा जो लैंड था वो जुड़ा हुआ था, उसी को ना अर्थ कह रहे हैं हम लोग। तो उसको नाम क्या दिया गया था? पैंजिया कहा गया था, है ना। जब वायुमंडल आ गया, बारिश वारिश हो गया तब, है ना, पृथ्वी पे, और पृथ्वी पे जो हिस्सा जलमग्न रहा, जलीय भाग, उसको हम लोग पैंथालासा कहते हैं, पैंथालासा। बाद में पैंजिया का क्या हो गया? दो भाग में बट गया। तो नॉर्थ का हिस्सा लॉरेंसिया कहलाया था, है ना, और साउथ वाला गोंडवाना लैंड। और जब गोंडवाना टूटा तब भारत, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका। तो आप कहाँ पे प्रश्न पूछिए, आपको समझ में आ गया? आप बहुत आगे आकर के समय पूछिए, है ना। और हम कहाँ पे हैं? क्या क्या है जो इको? ये जो खुद अपने आप में एक एरा है, जैसे घंटा, मिनट। नहीं, तो एजोइक वाले को हम लोग नहीं उस क्लासिफिकेशन किए हैं। इतना ना समय है कि इसके बारे में जानकारी प्राप्त करना बहुत क्या है, कठिन हो जाएगा। तो पैलियोजोइक से हम लोगों को सब कुछ थोड़ा थोड़ा क्लियर मिलता है ना। जैसे कैम्ब्रियन, ओडोविशियन सिल। तो पूरे विश्व में जितना भी हम लोग अभी भारत का पढ़ेंगे, लेकिन पूरे विश्व में देखें तो रॉकी पर्वत भी तो है, अपलेशियन भी तो है ना। तो फिर उधर सारा डिवीजन जाएगा वर्ल्ड में। अभी हम लोग इंडिया को देखेंगे तो जो जो भारत में मिल रहा है ना, उसका विशेष रूप से अध्ययन कर लेंगे। तो एजोइक समय इतना ना पुराना है कि इसको बहुत ज्यादा डिटेल नहीं है। अब पैलियो एजोइक के बाद का जो समय कहलाया वो पैलियोजोइक, एक पूरा का पूरा लॉन्ग ड्यूरेशन पैलियोजोइक, उसको 6 भागों में बांटा गया। इसी को प्राइमरी एरा कहा गया या प्राइमरी इपो कहा गया, प्रथम युग कहा गया, प्रथम युग। और इसी युग के बारे में ध्यान रखेंगे, 6 भागों में बांट करके हम लोग अध्ययन करते हैं। तो लगभग 600 मिलियन ईयर्स से लेकर के 225, मतलब पीछे अगर देखेंगे तो 225 से लेकर के 600 मिलियन ईयर्स जो पुराना है, बीसी है ना। तो उसको आप याद रखिएगा। तो पैलियोजोइक को 6 भागों में बांट दिया गया है, कैम्ब्रियन, ओडोविशियन, सिल्यूरियन, डिवोनियन, कार्बोनिफेरस और पर्मियन। ठीक है, इतना कहने का मतलब क्या हो गया कि ये सारा का सारा जो है 225 मिलियन ईयर्स पुराना है, 225 मिलियन ईयर्स, है ना। जैसे आप लोग पढ़ते होंगे हर्यक वंश, तो कितना पढ़ते हैं? हर्यक वंश पढ़ते हैं ना, तो कितना? 544 ईस्वी पूर्व, इतना ही ना, 544 से 492, इतना ही पढ़ते हैं ना। इसमें मिलियन बिलियन का तो कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। तो इतना ही का इतिहास आपको पता है क्या? इतना ही का तो पूरा डिटेल पता नहीं है ना। और ये कितना जा रहे हैं हम लोग पीछे। तो पैलियोजोइक याद रखेंगे, इसी को प्राइमरी या प्रथम युग कहा गया। और इस युग को 6 भागों में बांट दिया गया, जिसको कोड में हम क्या जाने, कॉस डीसीपी, ठीक ठीक है। और पैलियोजोइक के बाद मेसोजोइक कहलाया। मेसोजोइक को हम लोग सेकेंडरी इपो कहें, द्वितीयक युग कहा गया। और इसमें ट्रियासिक, जुरासिक और क्रिटेशियस, इसका 3 डिवीजन किया गया, जो कि 70 से लेकर के 225 मिलियन वर्ष पुराना है। उसके बाद स्टेनोजोइक आया, इसी को ना कैनोजोइक भी एक बार बीपीएससी पूछी है, कैनोजोइक एक ही चीज है। तो सीनोजोइक तृतीय युग कहलाया है, और इसको 4 भागों में बांट दिया गया, इओसिन, ओलिगोसिन, मायोसिन और प्लायोसिन। और उसके बाद का जो समय है अभी का, हम लोग अभी नियोजोइक एरा में है। हम लोग अभी क्या है, नियोजोइक एरा। इसका मतलब क्या है कि 10 लाख साल पुराना अभी युग चल रहा है। हालांकि इसका भी एंड कर दिया गया है, लेकिन फिलहाल अभी इतना ही याद रखिएगा, ठीक है। तो नियोजोइक का भी जो समय है लगभग 10 लाख वर्ष पुराना माना गया है। और इसमें 2 भाग में बांट दिया गया, प्लिस्टोसिन का और दूसरा होलोसिन का समय। तो ये पूरे वर्ल्ड वाइड है, भारत में डिवीजन अलग प्रकार से किया गया है। ये ध्यान रखिएगा, यूरोपियन स्केल है, इंडियन स्केल पे हम लोग अभी बाद में इसके बाद देखेंगे। तो यहां तक याद हो गया? रुके ही हैं, यहां तक याद हुआ? अब इओसिन, ओलिगोसिन किस समय का है, किस एरा का है?
तृतीय युग का, ठीक है। इयोसिन, ओलिगोसिन, मायोसिन और प्लायोसिन। तो टर्शियरी का, यानी कि जब भी हम कहेंगे क्या, हिमालय, आगे बताएंगे, तो हिमालय का मतलब क्या हो जाएगा, टर्शियरी एरा का है। जैसे ही हम कहेंगे बांगर या खादर, बांगर, इसका मतलब वो है क्वाटनरी का। अगर टर्शियरी का रहे तो क्वाटनरी कहेंगे, यानी कि नियोजोइक, है ना, इसी को क्वाटनरी इपो कहा गया है। और इसमें प्लिस्टोसिन और होलोसिन है। मन हो तो लिख लीजिए, ना मन हो तो पीडीएफ मिल जाएगा, लिख लेंगे तो तो अभी जितना बताया उतने समय में तो आप लोग लिख ली होते हैं। आप पीडीएफ देने की जिम्मेदारी, तो पीडीएफ देने की जो जिम्मेदारी है ना, उससे ज़्यादा आपको लेने की जिम्मेदारी है, तो यहाँ से स्टाफ से ले लीजिएगा, ठीक है ना। इन लोग से तो आप लड़ ही लेंगे लेने के लिए, बढ़िया से लड़ के ले लीजिए। हमसे लड़िएगा तो हम क्लास आना ही बंद कर देते हैं, इससे लड़ के ले लीजिएगा। मेरा काम एक बार कह देना है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। ये इतना हो गया। लिखने में टाइम वेस्ट होगा, लेकिन रिवीजन में बहुत जल्दी याद भी हो जाएगा। रिवीजन इतना फास्ट हो जाएगा कि आप कल्पना नहीं कर सकती। और नहीं लिखेंगी ना तो रिवीजन नहीं होगा, तो पीटी होगा ही नहीं। और इसमें क्या है ना कि आपको लिखने भी आ जाएगा, परमियन। हम बनारस में क्लास ले रहे थे यूपीएससी का, तो एक को बुला करके बोले कि द्रौपदी मुर्मू लिख करके दिखाओ, गलत कर दिया। उसके बाद पूरे क्लास को टास्क दिए, सिर्फ एक लड़का जो बंगाल से था, उसका नाम शुभो था, उसका सही रहा, बाकी सभी लोग द्रौपदी मुर्मू का नाम गलत लिखे। अब आप लोग जब हिमालय को मेंस में लिखेंगे तो कुछ ना इतना शब्द आएगा, लिखने आएगा तब ना लिख पाइएगा। प्लायोसिन दिमाग में रहेगा, लिख नहीं पाइएगा। तो लिखने से क्या है कि एक हैबिट बन जाएगा कि गलतियां नहीं होंगी। आप द्रौपदी मुर्मू लिख देंगी अच्छे से, द्रौपदी मुर्मू लिख देंगी आप, लिख के दिखाइए जरा। ये इनका है, द्रौपदी मुर्मू, हमने देख लिया इनका, ये द्रौपदी मुर्मू है। फिर कंफ्यूज हो रही हैं, इसीलिए बोल रहे हैं कि लिखिए। हमने उनका टेस्ट लिया है और वो बोल रही हैं कि लिखना कठिन लग रहा है। मन में सब कर लेंगी, मन में आप ऑस्ट्रेलिया घूम के चली आएंगी, मन में बैठे बैठे ऑस्ट्रेलिया का परिक्रमा कर लेंगे, लेकिन लिखना रहेगा आपको एग्जामिनेशन में ना। अभी जितना पत्रकार लोग इंटरव्यू करते हैं टीचर लोगों का, उसमें यही होता है ना कि बताइए भारत का क्षेत्रफल कितना है, राज्य कौन सा, बिहार में कितना, लोग बता ही नहीं पा रहा है। आप ही बन जाइएगा, बनिएगा कैसे, अभी तो लिखना ही नहीं आ रहा है। बीपीएससी अधिकारी, हमको नहीं लगता कि आप बन पाइएगा। लिखिए जितना हो सके, एक दिन में 5 पेज लगातार लिखिए। अब बीपीएससी का नेचर बदल गया है। टॉप 10 में देखिए कोई कोचिंग का लड़का नहीं है, टॉप 10 में कोई कोचिंग का लड़का नहीं है। वो कहीं से मॉक किया रहता है, उसका फोटो वीडियो आता है। इसका मतलब यह है कि वो लोग सेलेक्ट हो रहे हैं ना जो खुद मेहनत ज़्यादा कर रहे हैं। एक गाइडलाइन उनको मिल जा रहा है, गाइडलाइन मिल जा रहा है, लेकिन घर पे बैठ के मेहनत कर रहे हैं, इस वजह से हो रहा है। मास लेवल पे तो भीड़ आ गया है बीपीएससी में। शुरू में टाइम लगता है, किसी चीज़ में थोड़ा सा निवेश करना पड़ेगा, समय इन्वेस्ट करना पड़ता है, उसके बाद वो बहुत आसान है। तब जब सारा चीज़ लिखा हुआ है, इसको लिखने में ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा। बोल बोल के अगर लिखवा दे तो वही आधा घंटा लग जाता। हो गया। इसमें याद रखेंगे, यहां से भी प्रश्न हो सकता है कि सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे पुराना। एरा के बाद, एरा का हम लोग इपो में बांटे हैं, इपो को पीरियड में और उसके बाद एज में हो जाता है। ये फिजिकल ज्योग्राफी में एक सवाल 1 नंबर का पूछा जा सकता है कि आप इसको क्रम से लगाइए।
द्रौपदी मुर्मू का नाम इंग्लिश मीडियम में भी लोग गलत कर देते हैं, क्या होगा स्पेलिंग? हाँ, DRO हो गया ना गलत, इसलिए राइटिंग करना जरूरी है। और पीछे ये सब आपके लिए सूचना नहीं है, वो UPSC में बताते हैं। हो गया, इस पे आ जाए, आगे बढ़े। मतलब यही वाला कितना लंबा समय आप लोग ले रहे हैं? इसको PDF से घर उतार लीजिएगा, नहीं तो फिर समय निकल जाएगा सारा। तो फोन नंबर से फोन कर लेना है आप कॉल कीजिएगा, कॉल करके PDF डलवा लीजिएगा। किसका? ये फिजिकल ज्योग्राफी का है, बस एक लाइन में बताने के लिए रहते हैं। हाँ, तो भौतिक भूगोल जब बताएंगे ना, तो भौतिक भूगोल में इसको बताने का मतलब क्या हो गया कि रॉक चट्टान भी पढ़ाया जाएगा और साथ साथ इसमें जुड़ा भूकंप और ज्वालामुखी, भूकंप बताने के लिए भी जरूरी है ना। तो आज हम लोग फिर डिरेल हो जाएंगे। तो वो अलग सेक्शन है ना, सब एक ही में कैसे बताएंगे? अभी तो इंडिया चल रहा है ना। सिलेबस जब आपको लिखवाया गया था तो उसमें था ना, है ना। हाँ, हो गया, सभी लोग इतना शोर करने लगे। गर्ल्स को और मेहनत करना चाहिए, उनके जो रिजर्वेशन है उस बेस पे आप लोग सेलेक्ट जल्दी हो जाइएगा। बॉयज पीछे हो जाएंगे, लेकिन देखिए बॉयज मेहनत कर रहे हैं। हो गया ना। आगे बढ़ें, ठीक है। अब पैलियोजोइक को समझिएगा। भारत में पैलियोजोइक में कौन कौन सा जो ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर है वो आता है। तो कॉस्ट DCP आप लोग पढ़े थे, कैम्ब्रियन, ओडोविशियन, सिल्यूरियन, डिवोनियन और परमियन था। तो कैम्ब्रियन के समय भारत में विंध्यन पर्वतमाला आया था, ठीक है। भारत का जो विंध्यन पर्वतमाला है, जैसे भारत का जो विंध्यन पर्वतमाला है वो कैम्ब्रियन के समय का है। एजोइक के समय का कौन सा है? अरावली। भारत में अरावली आर्कियन समय का है, अरावली आर्कियन समय का है, यानी कि इस एरा का ये पर्वत है। पैलियोजोइक में भारत में कैम्ब्रियन काल में विंध्य पर्वत का निर्माण हुआ था। कार्बनीफेरस आते आते गोंडवाना लैंड का विखंडन हो गया था, ठीक है। अभी आएंगे इस पे। तो फिलहाल एक पॉइंट याद रखेंगे कि भारत में अरावली पर्वतमाला आर्कियन क्रम की चट्टानों से निर्मित है ना। हम लोग अरावली क्या जैसे अरावली इस समय बहुत कम हाइट का दिखता है, इसलिए कि इतना पुराना हो गया। और जब पुराना हो गया इसका मतलब कि उसके ऊपर इरोजन हुआ होगा। इसका मतलब क्या हो कि घिस घिस के अब छोटा हो गया है, बहुत पुराना होने के कारण घिस घिस करके छोटा हो गया। तो अरावली कब का है? अरावली यानी कि 600 मिलियन ईयर्स भी पुराना होगा, कम से कम माना जाए। अरावली हो गया। अब ओलिगोसीन काल में महान हिमालय का निर्माण हुआ है। महान हिमालय यानी कि हिमालय जो है लगभग 7 करोड़ साल पुराना है। हिमालय 7 करोड़ साल पुराना है। अब आप हिमालय और अरावली को कंपेयर करें, दोनों में कितना समय का अंतर हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? हिमालय, इसीलिए हिमालय को हम लोग क्या कहते हैं? हिमालय भारत का नवीनतम मोड़दार पर्वतमाला है और अरावली भारत का प्राचीनतम या विश्व का सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला है ना। तो दोनों के समय में अंतर देखिए कितना हो जा रहा है। तो इस एक समय अभी जो हिमालय आपको ऐसा दिख रहा है, हो सकता है कि आने वाले कुछ सालों के बाद, मतलब कि कुछ मिलियन साल के बाद, है ना, ये उसका भी आकार हिमालय का घिस जाए, ठीक है। तो अरावली पहले ऊंची होगी, बाद में घिस घिस करके
इसीलिए हम लोग उसको घर्षित पर्वत, घिसा हुआ पर्वत, अवशिष्ट पर्वत कहते हैं। क्या क्या है जोइक? अरावली, भारत का अरावली, लिख लीजिए आप, भारत का अरावली पर्वतमाला, भारत का अरावली हो गया आर्कियन समय का, लिख लिए। कैम्ब्रियन में कौन सा पर्वतमाला भारत में बना या चट्टाने जो हैं? विंध्यन। कैम्ब्रियन क्रम की जो चट्टाने कहाँ पाई गई? विंध्यन में पाई गई, ठीक है। कार्बोनिफेरस काल में गोंडवाना लैंड का विभाजन हो गया था, तो गोंडवाना चट्टान कहाँ मिलेगा? प्रायद्वीपीय भारत में मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद मेसोजोइक यानी कि जो सेकेंडरी इपो था वो लगभग 225 मिलियन साल पुराना है। तो इसमें टी जैसी था ना, ट्रियासिक था, जुरासिक था और क्रिटेशियस था। तो ट्रियासिक की चट्टानें जो हैं किस में मिलती हैं? महादेव और पंचेत, ठीक है। आप लोग सतपुड़ा, महादेव, मैकाल, पंचेत ये सब पढ़ते ही होंगे। तो महादेव और पंचेत की पहाड़ियों में ट्रियासिक समय की चट्टानें हैं। अब आप बताएं कि विंध्यन क्रम की ज्यादा चट्टानें पुराने हो गई या फिर महादेव सतपुड़ा की? विंध्यन ज्यादा पुराना हो गया, मतलब क्लियर आ रहा है आपको ना। अगर हम भारत के बारे में कहें तो अभी तक आपको ना हिमालय से तुलना भी कर दिए, अरावली का भी हो गया, और विंध्यन के साथ सतपुड़ा, महादेव या पंचेत की जो पहाड़ी है वो। जुरासी काल में राजमहल की पहाड़ी कहाँ पे है? ये महाराष्ट्र कौन बोला है? झारखंड, ठीक है। और क्रिटेशियस में भारत के दक्षिणी भाग पर ज्वालामुखी की क्रिया हुई है। जैसे आप लोग पढ़ते होंगे ना कि भारत में जो दक्कन ट्रैप है, ये दक्कन ट्रैप बैसाल्टिक चट्टानों से, यानी कि यहाँ काली मिट्टी मिलता है। आपको इतना पता है कि काली मिट्टी मिलता है, लेकिन काली मिट्टी यहाँ बना कैसे? तो क्रिटेशियस नहीं, समुद्र कहाँ से इसमें आ गया? क्रिटेशियस काल में पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या है? एक सूचना आता है कि प्रति 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि रेडियो एक्टिव पदार्थ है नीचे में, ठीक है। हाँ, तो इस कारण से क्या है कि आंतरिक भाग पिघला हुआ अवस्था में है, मैग्मा है ना। तो मैग्मा है भंडार। लेकिन क्रिटेशियस काल में क्या हुआ कि जो मैग्मा था वो बाहर निकल गया, और बाहर निकल करके भारत के इस हिस्से में फैल गया, ठीक है। तो क्रिटेशियस काल में भारत के यानी कि दक्कन वाले हिस्से में, दक्कन क्षेत्र में लावा का उद्गार हुआ, और लावा का उद्गार होने से यहाँ पे क्रिटेशियस काल का लावा पूरा का पूरा निक्षेपित हो गया। और उसके बाद कौन सा, मतलब अगर लावा निकल रहा है तो इसमें कौन सा चट्टान बनता है मैग्मा के बाहर निकलने से? नहीं, मैग्मा के बाहर बेसाल्ट। मैग्मा जब अंदर जम जाए तो इग्नियस, और मैग्मा जब बाहर निकल करके फैल जाए तो उससे बेसाल्ट प्रकार की चट्टानें बनती हैं, है ना। बेसाल्ट, तो मैग्मा बाहर निकला, इसका मतलब क्या हुआ कि थोड़े समय बाद वो बेसाल्टिक चट्टान हो गया। कोई चीज पिघला बाद में जमता है? नहीं, ये आग्नेय है, इग्नियस रॉक है, इग्निय। इसका जब अपर्दन हो जाएगा, कहीं निक्षेपण होगा, तो उससे क्या होता है? अवसादी चट्टान बनता है। जैसे आप लोग पढ़ते होंगे कि मध्यवर्ती गंगा का जो मैदान है, यानी कि आप लोग जो टेथिस सागर पढ़ते हैं ना, उत्तर में हिमालय की नदी से मलबा और इधर से प्रायद्वीपीय मलबा, है ना, उसके जमाव से मध्यवर्ती भारत का मैदान बना है, ठीक है। तो अब देखें, बैसाल्टिक चट्टान हुआ, लावा का उद्गार हुआ, तो इसी बैसाल्ट चट्टान के टूटने फूटने से प्रायद्वीपीय भारत में या दक्कन वाले हिस्से में काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। तो अब आपके पास एक क्लियर कॉन्सेप्ट हो गया ना है कि जो दक्षिण या प्रायद्वीपीय भारत में, दक्कन प्रायद्वीप में मैग्मा का जमाव तो हुआ है, लेकिन वो कब का है? कब का है? क्रिटेशियस काल का है। तो क्रिटेशियस के समय का है, या तो आप मेसोजोइक कह दें सीधे, लेकिन मेसोजोइक को 3 भाग में बांट दिया गया है, ट्रियासिक, जुरासिक और क्रिटेशियस में बांटा गया है। तो ट्रियासिक में जो चट्टान है वो महादेव पंचेत की पहाड़ी है, जुरासिक के समय का राजमहल पहाड़ है। अब जुरासिक के समय का हम राजमहल कहते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि अरावली पुराना है या राजमहल पुराना है, अरावली हो गया ना। अरावली तो एजोइक के समय का ही है, आर्कियन के समय का ही है, ठीक है। तो राजमहल से पहले का अरावली हो गया, है ना। इसका मतलब यह है कि जो राजमहल की पहाड़ी है
वो उस इससे भी पुराना है, दक्कन के बैसाल्टिक लावा से भी पुराना है। क्यों? क्योंकि दक्कन का जो लावा है वो क्रिटेशियस काल में उसका उद्गार हुआ था, है ना? समझ में आ रहा है सभी लोगों को? क्रिटेशियस, हाँ, हिंदी ही ऐसे ही होगा, क्रीटै टी या और स, ठीक है। पीछे वाला, तो कॉस्ट डीसीपी था ना, तो उस कॉस्ट डीसीपी में आपको क्या मिल रहा है? कैम्ब्रियन, सिल्यूरियन और कार्बोनिफेरस। इसका जो संबंध है वो भारत से है। बाकी जो नहीं दिख रहा है वो भारत से बाहर में है, क्योंकि यूरोपियन स्केल का ये डिवीजन हो गया। तो लिख लीजिए, पैलियोजोइक में भारत में जो चट्टानें पाई जाती हैं वो विंध्यन में। जैसे सवाल रहे बीपीएससी में कि पैलियोजोइक काल की चट्टानें पाई जाती हैं कहाँ पे, उसी में विंध्यन का ऑप्शन रहेगा, तो सही कर दीजिएगा। ये सब चीज बुक में ना समझ में ही नहीं आएगा आप लोगों को। किताब पढ़ेंगे, कितना भी पढ़ेंगे ना, तो समझ में ही नहीं आता है। तो यहाँ पे समझते चलिएगा, आसान लगेगा। इसके बाद कोई किताब पढ़ लीजिए, आपको ना मालूम चलेगा कि बहुत सारी जो किताबें हैं ना, वो दो तीन का करके सारा उड़ा दी है। उड़ाना है तो कम से कम 6 भाग में बांट करके उड़ाइए, है ना? जैसे ये इसको 6 भागों में बांटा गया है, 6 भागों में बांटा गया है, और किताबों में मान लीजिए 3 है, तो पता ही नहीं चलता कि 3 और कौन सा है। मतलब बहुत अच्छी अच्छी किताब भी संरचना पे आप लोग जा करके देखेंगे तो बढ़िया से उसका वर्णन नहीं किया गया है। संरचना पढ़ने का मतलब भारत के संदर्भ में ये हो गया ना कि हम भारत के सारे फीचर्स को समझ लें कि कौन किस प्रकार की चट्टानों की विशेषता वाला है। चट्टानों की विशेषता जानेंगे तभी तो उसका महत्व पता चलेगा। अभी इंडियन स्केल जब पढ़ाएंगे तो उसमें मालूम चलेगा कि धारवाड़ चट्टानें आ रही हैं, और वो धारवाड़ चट्टान धात्विक खनिज के लिए बहुत ही जरूरी है, महत्वपूर्ण है। तो कैम्ब्रियन हो गया, सेल्यूरियन हो गया और कार्बनी फेरस हो गया। और उसके बाद 225 मिलियन साल पुराना लगभग सेकेंडरी इपो कहलाया, या फिर मेसोजोइक एरा। ये अगर समझ गए, अगर ये समझ में आ गया, तो इसके बाद आप लोग मिट्टी ना खुद ब खुद बता दीजिए कि भारत के किस हिस्से में मिट्टी पाई जा रही है। आप लोग खुद ब खुद बता देंगे कि जो कृषि किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है भारत के उस भाग में। बहुत सारी जो खनिजें पाई जा रही हैं, क्यों वहीं पे पाई जा रही हैं। तो संरचना पढ़ने के बाद इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि आप तमाम भारत के अन्य विशेषताओं को बता सकें। सब कुछ इसी पर डिपेंडेंट है। जलवायु और संरचना दोनों पढ़ लेंगे तो भारत में प्राकृतिक वनस्पति बहुत आसानी से बता देंगे आप लोग। हो गया। ट्रियासी कैसे लिखिएगा? ट्रियसिक। जुरैसिक। यानी कि एकदम से ये प्राचीनतम हिस्से का हम लोग अभी वर्णन कर रहे हैं। एकदम ओल्डेस्ट पार्ट जो हो गया ना, ये सब हो गया। हो गया दोनों स्लाइड। इसके आगे तो हमने बताया ही नहीं अभी, ये वाला। तो ये हो गया, तो फिर इसके आगे तो बताया ही नहीं है ना।
जो आप लोग टीआरई 1 का पेपर देख रहे होंगे ना, टीआरई पेपर 1 जब आया था ना, तो उसमें डीप पढ़ने की आवश्यकता थी, बाद में 2 और 3 तो बहुत आसान हो गया था। तो इसीलिए तो लोग बहुत सारे लोग का बाहर हो गए पीटी से, क्यों? क्योंकि वो डीप अध्ययन किए नहीं थे। क्या पूछा जाएगा, कोई भरोसा थोड़े है। अब जो लोग टीआरई 1 में निकले और एक आदमी टीआरई 3 में निकला है, तो दोनों में अंतर नहीं है। वो पहले ही नौकरी कर लिया, जब तक थर्ड वाले का लगा हो तब तक वो अपना अच्छा खासा बैंक बैलेंस भी कर लिया होगा, है ना। थोड़ा सा मेहनत कर लेना है आप लोगों को। अब ये कोई गेस नहीं कर सकता है ना, क्योंकि हम लोग पेपर तो टीचर वाला सेट नहीं कर रहे हैं कि टीआरई 4 का पेपर हम ही बना रहे हैं। तो क्या लेवल रहेगा, आसान रहेगा या टफ रहेगा, ये कोई बता नहीं सकता है। आसान पूछ दिया तो आप लोग बना ही लेंगे, टफ पूछेगा तो भी बना लेंगे। तो इसमें अलग अलग करके पढ़ा दे, फास्ट पढ़ा देंगे हम। फास्ट भूगोल अगर आप लोग कहें तो 4 घंटे में हम खत्म कर देंगे। हमारे लिए भूगोल कुछ नहीं, 4 घंटे में हम खत्म कर देंगे भूगोल, जब आप कहें तब। लेकिन फास्ट करेंगे, नोटिफिकेशन आ जाएगा ना, धड़ल्ले से खत्म कर देंगे, इतना थोड़ी डीप जाएंगे। नोटिफिकेशन आ जाने दीजिए, उसके बाद फास्ट हो जाएंगे। और आगे का चैप्टर बहुत आसान आसान है, जो आपको समय लग रहा है इसी में लग रहा है। अब जैसे खनिज पढ़ाना, उसमें समय नहीं लगेगा, क्योंकि आपको एटलस देखना है। खनिज में तो कॉन्सेप्ट नहीं, आपको याद करना है कि भारत में लोहा कहाँ मिल रहा है, कोयला कहाँ मिल रहा है, तो उस जगह का नाम आपको याद करना है ना। हर राज्य में जैसे मान लीजिए कि जो जगह है, जैसे उड़ीसा में बता कि सिंहभूम में लोहा मिल रहा है, तो याद हो गया आपको। इतना कॉन्सेप्ट उसमें नहीं है। उद्योग पढ़ा रहे हैं, वो बहुत आसान है। एक तो संरचना में टाइम लगेगा समझने में, उसके बाद जो फिजिकल डिवीजन है वो बहुत आसान है। फिजिकल डिवीजन में अगर हम कुछ छोड़ भी देंगे तो आप लोग घर पढ़ेंगे तो सब समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए कि शिवालिक की क्या विशेषता है, ये हर किताब में लिखा रहता है, उसमें कॉन्सेप्ट नहीं, आपको याद कर लेना, ऊंचाई कितनी है, चट्टान तो भी आपको बता ही दिया जाएगा। उसके बाद क्लाइमेट में थोड़ा समय लग सकता है, जलवायु, इसमें टफ सवाल पूछा जाएगा, खास करके एल नीनो लानीना से जोड़ करके। एल नीनो, लानीना और जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम तो जब जलवायु पढ़ाएंगे ना, तो उसी में आगे मानसून आ जाएगा। तो मानसून जब पढ़ाएंगे तो मानसून पे इसका प्रभाव जो है पड़ना शुरू हो जाता है। अभी भारत में वर्षा ज़्यादा होने की संभावना क्यों कहा गया है? ला नीना की वजह से। भारत में इस बार ला नीना काफ़ी एक्टिव है, इस कारण से वर्षा हो रही है। तो ये सब अभी समझाएंगे नेक्स्ट क्लास में, जब जलवायु वाला टॉपिक आएगा ना। तो समझने वाला इसमें 2-3 चैप्टर ऐसा जिस पर आपको खूब फोकस करना है। बाकी सब देखिएगा बहुत जल्दी जल्दी खत्म होते जाएगा। ये क्लियर हो गया? ये तो भी बताया नहीं थे। तो बाद में आप लोग जैसे देखें, तृतीय एरा कहलाया है, टर्शियरी युग है, और 70 मिलियन वर्ष पुराना है। यानी कि महान हिमालय आया था इयोसिन काल में, ओलिगोसिन, इसको 4 भागों में बांट दिया गया। अभी हम 3 पॉइंट बता रहे थे, ट्रियासिक, जुरासिक और क्रिटेशियस में, ठीक है। सेकेंडरी में टर्शियरी जो इपो है, इस टर्शियरी इपो को 4 भागों में बांट दिया गया है। ईओएमपी, ईओएमपी, इयोसिन, ओलिगोसिन, मायोसिन और प्लायोसिन। तो इसका कहाँ कहाँ विस्तार है, यानी कि इस क्रम की जो चट्टानें हैं वो कहाँ कहाँ है। तो इयोसिन काल जब आया था तो महान हिमालय उभरना शुरू हो गया था, ठीक है। अब जैसे हिमालय आप लोग पढ़ रहे थे कि उत्तर का अंगारा लैंड और दक्षिण का गोंडवाना लैंड आपस में जब टकराया तो टेथी सागर का जो मलबा है उसमें मोड़ पड़ना शुरू हो गया, फोल्ड होना शुरू हो गया, है ना। तो जो पहले ऐसे था अब वो धीरे धीरे ऐसे उठना शुरू हो गया। तो महान हिमालय उठना शुरू हो गया था। उसके बाद ओलिगोसिन काल में पूरी तरीके से महान हिमालय अपनी ऊंचाई को प्राप्त कर लिया, यानी कि यहाँ आते आते इसकी ऊंचाई 8,848, मोटा मोटी मान लीजिए कि 8,000 रहा होगा मैक्सिमम, है ना। तो महान हिमालय आ गया। मायोसिन काल में मध्य हिमालय, मध्य हिमालय का मतलब क्या हो गया? धौलाधर, पीर पंजाल, यही ना, है ना। तो मध्य हिमालय आ गया। और शिवालिक का जो उभरना शुरू हुआ वो प्लायोसिन काल में हुआ था, और प्लिस्टोसिन काल में शिवालिक पर्वत पूरी तरीके से ऊंचाई प्राप्त कर लिया। तो प्लिस्टोसिन काल को भी, जैसे हम लोग का जो जीवन होता है, सबसे युवा होते हैं, फिर प्रौढ़ा हो जाते हैं, फिर वृद्धावस्था, है ना, ओल्ड एज आता है। तो शिवालिक और प्लिस्टोसिन काल के लास्ट में बांगर भी बनना शुरू हो गया था, यानी कि बांगर जो मिट्टी है इस समय की है। और होलोसिन काल में खादर भारत में, यानी कि नदियों के द्वारा लाया गया जितना भी निक्षेप है
अभी तक वो सब का सब खादर कहलाया, होलोसिन काल का है। तो प्लेस्टोसिन और होलोसिन, तो लगभग लगभग 1 मिलियन वर्ष पूर्व, यानी कि 10 लाख वर्ष पुराना शिवालिक को भी मान लीजिए, बांगर उसके बाद है, खादर सबसे लेटेस्ट है। वर्तमान में भी खादर बनते ही रह रहा है। जब जब नदी में बाढ़ आ रही है तब तब खादर का एक परत जम जाता है। बांगर और खादर में क्या अंतर है? तो जो बांगर है वो पुराना जलोढ़ हो गया, है ना, पुराना जलोढ़, और जो खादर है वो नया जलोढ़ हो गया। ये मिट्टी वाले टॉपिक में इसको और डिटेल में बताएंगे। तो पुराना जलोढ़ कहने का मतलब क्या हो गया और नया जलोढ़ कहने का मतलब क्या हो गया? मतलब बाढ़ का पानी अब वहां तक नहीं पहुंच पा रहा है, यानी कि पुराना जलोढ़ वो जलोढ़ का हिस्सा हो गया जहां पे अब बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पा रहा है। और नया जलोढ़ में क्या कि प्रति वर्ष बाढ़ का पानी आ रहा है, इस कारण से एक लेयर मिट्टी का निक्षेपण हो जा रहा है। तो सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी हो गई? खादर ही हो गया, खादर हो गया ना। तो अभी आगे वाले क्लास में जब मिट्टी पढ़ाएंगे तो खादर की चर्चा होगी, लेकिन खादर सबसे नया हो गया, है ना। अब आप लोग इसी को पूरे भारत के संदर्भ में देखिए, तो सबसे पुराना कौन सा हो गया? नहीं, सबसे पुराना अरावली हो गया पूरे भारत में। पूरे भारत में आप लोगों ने देखा कि सबसे पुराना कौन सा हो गया? अरावली। उसके बाद विंध्यन पर्वत, उसके बाद दक्कन लावा आ गया, दक्कन लावा। फिर अगर हम लोग महान हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक को मिला तो हिमालयन क्षेत्र आ गया, हिमालय, है ना। और उसके बाद देखें तो फिर जो मिट्टी हो गया, यानी कि बांगर खादर, बांगर और खादर, ये इतना इलाका आपको समझ में आ गया सारा। इतना ही से सवाल पूछा जाएगा। अभी तक अरावली पे आयोग गई है और हिमालय में सिर्फ शिवालिक पे गई है आयोग, वो भी बीपीएससी में गई है। टीआरई वगैरह में अभी तक सवाल पता नहीं पूछा है कि नहीं, लेकिन अब आपको क्लियर हो गया ना। अब इससे ज़्यादा आप लोग मत बढ़िएगा, इससे ज़्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं है। अब आप लोग गेस कर लीजिएगा क्या पूछा गया है। अब जैसे इसी में ओपन करके पूछ लेना, जैसे मान लीजिए क्या पूछेगी, हो सकता है कह दे कि पीर पंजाल कह दे, पीर पंजाल तो लघु हिमालय हो गया, ठीक है। ठीक वैसे शिवालिक कह दे या सोमेश्वर कह दे, सोमेश्वर कह दे। तो जब बिहार, अभी इसमें मैप आपको दिखाएंगे कि बिहार का भी जो हिस्सा है वो कौन सबसे पुराना है। तो अरावली का जो विस्तार है वो गुजरात से लेकर के दिल्ली है, तो उसमें बिहार आ ही नहीं रहा है। इसका मतलब कि हम लोग को और उसको अच्छे से समझ लेना है। अब भारतीय स्केल पे जो चट्टान है उसको डिवीजन किया गया है। भारतीय स्केल पे 4 भागों में बांट दिया गया है। एक आर्कियन सबसे पुराना हो गया, उसके बाद पुराण समूह की चट्टानें, इसका कोई समय सीमा नहीं बताया गया है, याद रखेंगे। हम लोग यूरोपियन स्केल पे समय सीमा पढ़ते हैं कि 7 लाख है, 10 लाख है, 1 करोड़ है, 10 करोड़, समझ गए। उसके बाद तीसरा द्रविड़ियन समूह है और चौथा आर्यन समूह है। तो भारतीय चट्टानों का भारतीय स्केल पे 4 भागों में बांट दिया गया है। आर्कियन में 2 क्रम की चट्टानें हैं, आर्कियन और एक का नाम दिया गया धारवाड़। पुराण में कुडप्पा और विंध्यन। द्रविड़ियन समूह की चट्टानें बहुत कम मात्रा में नगण्य कहीं कहीं मिली है साउथ इंडिया में, इसका पूरा क्षेत्र अभी तक निर्धारित नहीं किया गया है। और आर्यन समूह की चट्टानों को 4 भागों में बांटा गया है, गोंडवाना, दक्कन ट्रैप्स, टर्शियरी और क्वाटनरी, ठीक है। अब देखिए यूरोपियन स्केल पे आप लोग पढ़ रहे थे अरावली सबसे पुराना है, अरावली यहाँ पे आएगा, अरावली। इसके बाद आएगा धारवाड़, है ना। उसके बाद अभी अरावली के बाद आप लोग विंध्यन पढ़ रहे थे, ये आ गया विंध्यन दूसरे क्रम में भारतीय स्केल पे भी, है ना। दक्कन ट्रैप्स आप लोग इसके बाद पढ़े थे, दक्कन ट्रैप्स भी आ ही गया यहाँ पे। हिमालय में टर्शियरी और क्वाटनरी किस में? बांगर खादर में, है ना, ठीक है। तो ये सब भारतीय स्केल पे भी फिट बैठ जाएगा। भारत के अनुसार जो भारतीय भूगोलवेता है ना, अब उनको लगा कि हम यूरोपियन स्केल को क्यों अप्लाई करें भारत में, बहुत सारी चीजें जो यूरोपियन स्केल की वो तो मिल ही नहीं रहा है। जैसे कॉस्ट डीसीपी हम लोग देखें 6 का 6 में सिर्फ 3 का विशेषता आ रहा है। तो भारत के जो भूगोलवेता है भारतीय चट्टानों को 4 भागों में बांट दिए सुविधा के लिए। सबसे पुराने वाले को आर्कियन, उसके बाद पुराण, फिर द्रविड़ियन और फिर आर्यन, ये 4 भागों में बांट दिया गया। यहीं से अधिकतर सवाल पूछा गया है। मैक्सिमम सवाल का जो चैप्टर है वो यही है,
भारतीय स्केल पे ही। हम्म चट्टानों के आयु के आधार पर किया गया है और उसको मोटा मोटी एक फेज मान लिया गया है, जिसका समय नहीं दिया। जैसे मान लीजिए कि भारत में जितना भी भौगोलिक विशेषता फीचर्स है, फीचर्स को उठा करके ग्रुप में डाल दिया गया है। यानी कि सबसे पुराना अरावली दिखा तो आर्कियन क्रम में है, उसके बाद छोटा नागपुर दिखा धारवाड़ में डाल दिया गया है। ठीक है, कुडप्पा। अब कुडप्पा आंध्र प्रदेश में एक जगह है, आंध्र प्रदेश में एक जगह है, तो यहाँ पे चट्टानों की जो विशेषता है वो कुछ डिफरेंट दिखा, यूरोपियन स्केल पे वो फिट बैठ ही नहीं रहा था, तो उसको कुडप्पा क्रम की चट्टान नाम दिया गया उसके आधार पे ही। जैसे धारवाड़ है तो कर्नाटक में धारवाड़ है, है ना, जगह है धारवाड़, बेल्लारी, शिमोगा, ये सब है। तो वहां पे जो चट्टान है तो उसकी विशेषता आर्कियन से डिफरेंट था, तो उसका नाम अलग दिया गया। हाँ, जगह के नाम पे ना। धारवाड़ यूरोपियन स्केल पे कहाँ आ रहा है? आ रहा है? नहीं आ रहा है। ठीक वैसे ही कुडप्पा, वहां चट्टान अलग है लेकिन यूरोपियन स्केल पे आ ही नहीं रहा है। तो भारतीय भूगोलवेत्ता तमाम अध्ययन करने के बाद इस 4 भागों में डाल दिए हैं। हम्म हाँ, ये क्रम हो गया ना कि आर्कियन जो चट्टाने हैं वो कहाँ कहाँ पाई जाती हैं। जैसे मान लिया जाए कि भारत में सिर्फ कहाँ पाया जा रहा है? अरावली में, है ना। ठीक है, क्रम कहने का मतलब चट्टानों के प्रकार को ही विशेषता के रूप में देखा जा रहा है। या तो आर्कियन चट्टान कह दें, आर्कियन चट्टान कह दें, या आर्कियन क्रम की चट्टाने कह दें, बात एक ही है। धारवाड़ क्रम की चट्टाने। अब धारवाड़ क्रम कहने का मतलब क्या हो गया कि जो कर्नाटक के धारवाड़ में जिस प्रकार का चट्टान मिला है उस उसकी विशेषता के आधार पर भारत में और कहाँ कहाँ चट्टाने पाई गई, तो पता चला कि उसी विशेषता की जो चट्टान है वो छोटा नागपुर के पठार में भी मिल रहा है। समझ गए? हाँ, राजस्थान में भी है। ठीक है, तो धारवाड़ क्रम कर्नाटक में है, तमिलनाडु में है, उसके बाद राजस्थान में है, मध्य प्रदेश में भी है। अभी इसका सारा जो वितरण है वो लिखवाएंगे, जहां जहां इसका भौगोलिक विस्तार है, डिस्ट्रीब्यूशन। आगे आ जाए, हो गया। भारत में नहीं है, खोजने का प्रयास किया गया, थोड़ा बहुत विशेषता मिला है दक्षिण भारत में, लेकिन अभी इस पे ज़्यादा डिटेल नहीं है। आर्यन क्रम की चट्टानें 4 भागों में बांट दी गई हैं, गोंडवाना, दूसरा दक्कन ट्रैप्स, तीसरा टर्शियरी और चौथा क्वाटनरी। और अगर यही डिवीजन नहीं रहता तो हम लोग को पता नहीं चलता कि जो दक्कन ट्रैप्स है वो चट्टान कब का है ना। नहीं पता चलता, सबको लगता ना कि एक ही जैसा है, पूरा का पूरा हिस्सा एक ही जैसा है, लेकिन दक्कन ट्रैप्स बाद का। आगे बढ़े। अब इसका ना डिस्ट्रीब्यूशन आप लोग देखिए। पहला आप लोगों ने क्या देखा? आर्कियन क्रम की चट्टानें। ठीक है, आर्कियन का यहाँ पे नहीं है, प्री कैम्ब्रियन है ये वाला हल्का पिंक वाला, है ना, प्री कैम्ब्रियन बात की है। तो जो अरावली का हिस्सा है, आप इसको ना मैप को पूरा सही नहीं मानिएगा क्योंकि map.com जो है पूरा अच्छा से नहीं दिया है। तो जो अरावली का हिस्सा है उस हिस्से में प्री कैम्ब्रियन चट्टानें पाई जा रही हैं, है ना। ठीक है, कुडप्पा क्रम की चट्टानें जो हैं आप लोग देखिए, आंध्र प्रदेश में एक अर्धचंद्राकार जगह है, इस जगह के नाम पे इस चट्टान को क्या कहा गया? कुडप्पा कहा गया। और कुडप्पा अगर कहा गया तो कुडप्पा थोड़े थोड़े जगह पे और मिल रहा है, यानी कि छत्तीसगढ़ में है, मध्य प्रदेश में है, कर्नाटक तमिलनाडु में हो गया। ठीक है, तो कुडप्पा चट्टान ये हो गया। टर्शरी कहने का मतलब क्या हो गया था? टर्शरी कहने का मतलब क्या हुआ था? जो एकदम नई है, यानी कि आपको ये चट्टान कहाँ दिख रहा है? हिमालय वाले हिस्से में दिख रहा है, शिवालिक में। टर्शियरी में आप लोग 2 भाग में तोड़े थे ना, कॉपी देखिए आप लोग अपना। टर्शियरी को 2 भाग में कहा गया था, एक का नाम प्लीस्टोसिन था और एक होलोसिन था। होलोसिन, आप लोग प्लीस्टोसिन में क्या लिखे थे? शिवालिक और बांगर का नाम लिखे थे, लिखे थे ना यूरोपियन स्केल पे। और होलोसिन में क्या था? खादर था। नहीं जरूर। तो ये यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? टर्शियरी दिख रहा है, हल्का पीला कलर का है ना टर्शियरी।
हल्का पीला। तो ये सब हिस्से में ना टर्शियरी चट्टान पाई जाती है। आप लोग जब कॉपी पे लिखी लिए शिवालिक, तो इसका मतलब सिर्फ यही नहीं, बिहार तक ये शिवालिक का विस्तार है। तो शिवालिक, पूरा शिवालिक में, शिवालिक का विस्तार कहाँ से है? मैक्सिमम किताब में बताया कि पंजाब के पोटवार बेसिन से लेकर के पूरब में कोसी तक है, और कुछ कुछ किताबें लिख देती हैं कि ये अरुणाचल नागालैंड तक है। तो मोटा मोटी मानिए कि पूरे शिवालिक में टर्शियरी क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। तो इस इलाके में भी तृतीयक प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। ठीक है, दक्कन ट्रैप आपको दिख रहा है, ये वाला कलर लिखा भी है दक्कन ट्रैप। दक्कन ट्रैप की जो चट्टानें हैं भारत के महाराष्ट्र में है ना, थोड़ा सा गुजरात आएगा, थोड़ा एमपी भी चला आएगा, ठीक वैसे इधर में आंध्र प्रदेश भी आ जाएगा, थोड़ा कर्नाटक भी आ जाएगा, है ना। तो दक्कन ट्रैप्स का ये डिस्ट्रीब्यूशन आपको ऐसा दिख रहा है, पूरा का पूरा ये भौगोलिक वितरण है। ठीक है, गोंडवाना, गोंडवाना एमपी के गोंड से इसका नाम लिया गया है। तो गोंडवाना आपको ये सब दिख रहा है ना, तो ये सब गोंडवाना लैंड की चट्टानें हैं। तो पूरा का पूरा जो इंडिया है, अब यहाँ पर देखिए रिसेंट एंड प्लिस्टोसिन, यानी कि प्लिस्टोसिन और रिसेंट का मतलब क्या हो गया? होलोसिन। रिसेंट का मतलब क्या हुआ? होलोसिन। तो प्लिस्टोसिन और होलोसिन, आपको प्लिस्टोसिन और होलोसिन क्या बताया गया कि वो सब बांगर खादर ही है ना, दिख रहा है इसमें, ये सब दिख रहा है ना। तो आप मैप पे इसको समझ गए। कौन वाली? हाँ, अब जलोढ़ हम बता रहे थे आपको सबसे नया। तो जो नदी के बाढ़ का जो मिट्टी है ना, अरावली चलेगी आप एकदम सबसे पुराना। तो नई जलोढ़ मिट्टी को हम लोग खादर कहते हैं, नई जलोढ़ को खादर कहते हैं। तो सबसे नया यही है। इससे थोड़ा पुराना क्या है? पुरानी जलोढ़ है, वो क्या है? बांगर है। इससे थोड़ा पुराना कौन सा है? शिवालिक है। इससे थोड़ा पुराना कौन सा है? शिवालिक है। इससे थोड़ा पुराना मध्य हिमालय हो गया, है ना। अब समझ में आ गया? ऐसे करते करते आप कहाँ चली गई थी? अरावली में, यानी कि आप सबसे पुराना और सबसे नया वाला को जोड़ दी थी। ये ज्यादा सोचने से भी हो सकता है ऐसा। ठीक है, आप एक घर देखिए, 100 साल अगर निर्धारित किया गया है, तो जो नया बनता है 10 साल के बाद उसका हिस्सा टूटने लगता है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि उसका भी एक आयु निर्धारित किया गया है कि जो घर है वो 100 साल ही चलेगा, उसी अनुसार उसमें परिवर्तन होते जा रहा है। ये तो पूरा का पूरा भारत का संरचना है ना। अब इसको देखिए, आर्कियन क्रम कहने का मतलब हो गया पुरान। ठीक है, तो आर्कियन क्रम की जो चट्टानें हैं वो इधर भी पाई जाती हैं, यानी कि अरावली में तो दिख रहा है, इसके साथ साथ कुछ हिस्सा ऐसा भी है। ठीक वैसे ही धारवाड़, कर्नाटक का धारवाड़ हो गया, कुडप्पा विंध्यन का अलग अलग वितरण। तो पूरे भारत में टाइप्स जो है ना, मतलब इसको आप सही 100% नहीं मानेंगे, लेकिन मोटा मोटी समझने के लिए ऐसा ही मैप गूगल पे है। तो आर्कियन कहने का मतलब जो है वो इस टाइप की जगह पे, लोकेशन पे आपको दिखाई दे रहा है। यानी कि सबसे प्राचीन चट्टान भारत में कहाँ पे है? सबसे प्राचीन चट्टान भारत में कहाँ पे है? अरावली में तो है, लेकिन अरावली के साथ साथ इसका जो विस्तार है वो कर्नाटक में है, तमिलनाडु में है, आंध्र प्रदेश में है, कुछ हिस्सा छत्तीसगढ़ एमपी में भी इसका है, और शिलोंग के पठार पे भी आपको, या मेघालय के पठार पे भी आपको आर्कियन क्रम की चट्टानें दिख रही है ना। अगर धारवाड़ कह दें तो कर्नाटक का ये हिस्सा धारवाड़ है। धारवाड़ कहने का मतलब क्या हो गया? इस चट्टानों के बाद इसका निर्माण हुआ है, और इसके बाद किसका है? कुडप्पा बना है। अभी आगे इसी को समझना है। अब देखिए अपना बिहार आ गया। बिहार का मानचित्र ऐसा, आप लोग पॉलिटिकल डिवीजन देखते होंगे। अब बिहार में ये सारा का सारा जो ऐसे से दिख रहा है, ऐसे से हल्का हल्का, तो ये क्या कहा गया है? क्वाटनरी रॉक्स। और क्वाटनरी कहने का मतलब क्या हो गया? सबसे नया हो गया, सबसे नया हो गया, यानी कि पुराना जलोढ़ और नया जलोढ़, यानी कि खादर बांगर हो गया, यही ना। पुराना जलोढ़ बांगर, नया जलोढ़ खादर। धारवाड़ रॉक या आर्कियन धारवाड़ एक ही साथ आप मान लीजिए, तो ये पूरा का पूरा जो बेल्ट है वो धारवाड़ का है। विंध्यन, विंध्य पर्वत माला का जो विस्तार है वो गुजरात से लेकर के कहाँ तक है? बिहार के रोहतास तक है ना। विंध्यन पर्वत है ना इतना विस्तृत, गुजरात से लेकर के बिहार के दक्षिण पश्चिम भाग यानी यहाँ तक है। और उसका टर्शियरी रॉक, यानी कि तृतीयक, ये वाला आपको दिख रहा है टर्शियरी, हिमालय वाला शिवालिक,
यानी कि सोमेश्वर रेंज हो गया। ठीक है, तो अब आपको बिहार का ऐसा जमीन का, लैंड का पूरा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है। अपना बिहार ऐसा है, समझ पा रहे हैं आप लोग? अगर आपसे कहें कि बिहार के सबसे दक्षिणी भाग में खेती बढ़िया होगी, तो क्या सही रहेगा? ये नहीं रहेगा ना कि यहाँ खेती करना शुरू कर देंगे। नहीं, यहाँ खेती करना शुरू नहीं करेंगे। यहाँ की मिट्टी, फर्टाइल लैंड कहाँ पे होगा सबसे ज़्यादा? सबसे उपजाऊ जो मिट्टी है वो कहाँ मिलेगी? नदियों के दोआब में। नदी का दोआब जितना भी हो गया, यानी कि वो हिस्सा जो हर साल बाढ़ से प्रभावित है, और दोआब में भी कौन सा हो गया? ठीक है, दो नदियों के बीच की भूमि को हम लोग दोआब कहते हैं। और इसमें भी जहाँ जहाँ बाढ़ आ रहा है वहाँ वहाँ खादर बनेगा, और जहाँ जहाँ बाढ़ नहीं है वहाँ बांगर रहेगा। तो बांगर में क्या है, अलग से खाद वाद डालना पड़ेगा। खादर तो हर साल अपने आप उसमें नया एक मिट्टी का परत जम जा रहा है। तो बिहार के लगभग 90% भाग पे, 90 से ज़्यादा ही है, कौन सी चट्टानें हैं? क्वाटनरी रॉक्स, क्वाटनरी क्रम की चट्टानें, क्वाटरनरी, ये चट्टान पाई जाती है 90% से भी ज़्यादा। इसका मतलब क्या हो गया? बांगर और खादर। ये क्लियर हो गया? इतना हिस्सा ज़्यादा लोड आ गया है? ठीक है, अब ये वाला हिस्सा कौन सा हो गया? विंध्यन का हो गया। तो बिहार का सबसे प्राचीनतम भाग कौन सा है? दक्षिण, पूरब, पश्चिम, उत्तर। बिहार का सबसे प्राचीनतम भूभाग कौन सा है? सबसे पुराना चट्टान कहाँ मिलता है? साउथ में, दक्षिण में, यानी गया, नवादा, जमुई वाला जो इलाका हो गया। तो बिहार का सबसे प्राचीनतम भाग हो गया दक्षिण, उसके बाद दक्षिण पश्चिम, उसके बाद उत्तर पश्चिम जो सोमेश्वर है, और सबसे नया पूरा का पूरा बिहार है ना। मतलब मध्यवर्ती, नॉर्थ, सब में अगर देखिएगा तो पूरा जो है सबसे लेटेस्ट ये है। जलोढ़ यही है, जलोढ़ को ही तो हम बता रहे हैं। पुराना जलोढ़ क्या है? बांगर कहलाया। नया जलोढ़ क्या है? खादर कहलाया। क्यों इतना जलोढ़ है? क्योंकि नदी इतना है भाई बिहार में, है ना। उत्तर की तरफ से हिमालयन नदी है, वो अपने साथ मलबा ला के बिखेर रही है। तो बिहार का जो प्राचीनतम भूभाग है वो सबसे दक्षिण में है। क्लियर हो गया? आप लोग मुस्कुरा रहे हैं, हैंग हो गया दिमाग या ज़्यादा समझ लिए? ठीक है ना। अब बिहार आपको दिखेगा सबसे पुराना हिस्सा कौन सा है। तो किसी को कहना हो कि अगर खूब बढ़िया खेती करना है तो विंध्यन रेंज उपयुक्त होगा, नहीं ना, नहीं। और हम लोग को ये कहना हो कि बिहार के किस हिस्से में सीमेंट उद्योग लगाना आसान होगा, बिहार के किस हिस्से में सीमेंट उद्योग लगाना आसान होगा। अगर हम ये कहें कि किशनगंज में सीमेंट उद्योग लगाते हैं तो बहुत महंगा पड़ जाएगा, बहुत महंगा। इधर से ढुलाई करना पड़ेगा, कौन सा? चूना पत्थर चट्टान यहाँ पे। यही कारण है कि बिहार में सीमेंट उद्योग जितना भी है वो मैक्सिमम इसी एरिया में, यानी कि रोहतास और कैमूर में ही है ना। डालमिया सीमेंट कहाँ पे है? डिहरी में है ना। तो इसी रेंज में तो हुआ, रोहतास कैमूर वाले इलाके में ही ना। क्यों? क्योंकि चूना पत्थर का जो चट्टान है वही मिल रहा है। क्लियर हो गया? अब सब क्लियर हो गया? ठीक है। अब आर्कियन समूह जो पढ़ रहे थे उसमें आज ये विशेषता बताते हैं। ये जो आप लोग पढ़ रहे थे आर्कियन का, अब इसको ओपन करते हैं, खोलते हैं कि आर्कियन क्रम की चट्टानें पूरे भारत में, अरावली में तो है लेकिन उसके अलावा और कौन कौन जगह पे है, और इस आर्कियन क्रम में चट्टानों के प्रकार क्या है। हम लोग संरचना में क्या अध्ययन करने जा रहे थे? चट्टानों के प्रकार, चट्टानों के प्रकार और उसकी विशेषता। तो अभी तक आप लोगों को ग्रेनाइट से सामना नहीं हुआ, नीस से, सिस्ट से, है ना, बेसाल्ट से सामना नहीं हुआ है, लाइमस्टोन से नहीं हुआ है। तो अभी कराते हैं। तो आर्कियन को अब डिटेल में पढ़ेंगे, फिर धारवाड़ को पढ़ेंगे, कुडप्पा, विंध्यन, इन सब को पढ़ेंगे। तो आप लोग हेडिंग डाल दीजिए कॉपी में, ब्लैंक पेज पे, आर्कियन क्रम की चट्टानें। हेडिंग डाल दीजिएगा आर्कियन क्रम की चट्टानें। अब अगर हम ये कहें कि आर्कियन क्रम की चट्टानें सबसे प्राचीन चट्टानें, तो आप लोग को तो पता हो ही गया है, यानी कि इसका निर्माण कैसे हुआ है? तप्त पृथ्वी के ठंडा होने से, है ना। आर्कियन क्रम की चट्टानें कैसे बनी हैं? जब पृथ्वी आग का गोला था, और आग का गोला जब थी तो उस समय क्रमशः धीरे धीरे ठंडा हुई गई। तो ठंडा होने से इसका जो बाहरी परत है वो सबसे पहले ठंडा हुआ होगा,
और ठंडा होने के बाद जो चट्टान बन गया उस चट्टान को हम लोग आर्कियन क्रम की चट्टानें कहें। तो इस प्रकार आर्कियन क्रम की चट्टानें पृथ्वी पर सबसे प्राचीन चट्टानें हैं। उस समय जीवन नहीं था तो इस चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाया जाता है। तो फिर भारत में कौन सी चट्टानें हो गई? ग्रेनाइट चट्टान, नीस चट्टान और शिस्ट चट्टान, ये सब चट्टान जो है आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं। भारत में देखिएगा तो अरावली आर्कियन क्रम की चट्टानों से बना है, और बिहार के छोटा नागपुर पठार में भी आर्कियन क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। इसके अलावे कर्नाटक में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, है ना, हिमालय में, ये सब चट्टानें। हिमालय के गर्भ में जो एकदम आंतरिक भाग है, ऊपर में तो सेडिमेंट्री रॉक्स है, लेकिन जब हिमालय नहीं बना था, तो उस समय उसके आंतरिक भाग में आर्कियन क्रम की चट्टानें ही पाई गई थी। और जब मोड़ पड़ने से हिमालय बन गया तो बाहरी भाग में तो अवसादी रॉक है, टेथी सागर वाला, लेकिन उसके सबसे आंतरिक भाग में आर्कियन क्रम की ही चट्टानें, जो कठोर चट्टानें हैं, वो मौजूद हैं। ऊपर से देखने में हिमालय क्या लगता है ना कि परतदार चट्टान है, उसमें सेडिमेंट्री रॉक्स है, लेकिन उसके एकदम आंतरिक भाग में आर्कियन चट्टानें ही बेस हैं। जैसे हम लोग का शरीर ऊपर से तो दिख रहा है, लेकिन अंदर में क्या हड्डी है, कठोर एकदम, तो हम लोग टिके हुए हैं। तो ठीक वैसे हिमालय के आंतरिक भाग में कठोर आर्कियन चट्टानें हैं, और इसी के ऊपर में परतदार चट्टानें हैं। यही कारण है कि परतदार चट्टान का हिमालय जो है उसका अपर्दन हो रहा है। अगर आर्कियन होता तो अपर्दन इतना नहीं होता। जैसे आप लोग प्रायद्वीपीय भारत में देखते हैं, जो नदी है वो नदी एक बहरी है ना, लेकिन उसमें कटाव नहीं होता है। प्रायद्वीपीय भारत में नदी इतना काटती नहीं है जितना हिमालय की नदियां काटती हैं। यही कारण है कि हिमालय से जो नदी उतरती है तो उसमें देखिएगा ना, जो सेडिमेंट्स वगैरह होता है, मलबा होता है, बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा मलबा मिलता है। आप आज बहुत टाइम से आ गए हैं, एक तो 10 बजे से क्लास स्टार्ट हुई थी आपकी, तो समझ पाएंगे बीच में आने से? कोशिश कीजिएगा समझने के लिए, जहाँ नहीं हो बताएंगे आप, ठीक है? ये वही आप लोग बताएं किसको समझ में आएगा, जो शुरू से है या बीच वाले को? जो शुरू से वो समझ में पाएंगे, क्योंकि पूरा का पूरा कॉन्सेप्चुअल क्लास था। अब जहाँ नहीं समझ में आया हम दोबारा बताएंगे, ठीक है ना? आर्कियन चट्टानें पाई जाती हैं, हाँ, ऊपरी भाग में सेडिमेंट्री रॉक से अवसादी चट्टानें हैं। आप लोग हिमालय को कब से देख रहे हैं? 7 करोड़ साल पुराना है। 7 करोड़ साल हिमालय पुराना है, लेकिन 7 करोड़ साल से पहले पृथ्वी की आयु तो 4.6 बिलियन है ना। समझिएगा ऐसे। हिमालय आया कहाँ पे? हिमालय आया, महान हिमालय, यहाँ पे। लेकिन इससे पहले क्या होगा वो जगह? इससे पहले वो तो समानांतर ही होगा, पृथ्वी ही न थी, है ना? हाँ, बाद में हिमालय बना है। तो महान हिमालय जब बन गया तो उसके नीचे वाला जो हिस्सा, उसमें तो यही रहेगा ना, आर्कियन क्रम की ही चट्टानें रहेंगी। किताब में देखिए एक लाइन लिखा रहता है, महान हिमालय के गर्भ में, इसका मतलब उसके आंतरिक भाग में आर्कियन क्रम की ही चट्टानें पाई जाती हैं। और कॉमन सेंस अगर आप सोचिएगा भी तो भी मालूम चलेगा कि पूरा का पूरा उसमें, जैसे हिमालय है तो कुछ हिस्सा होगा, है ना, आर्कियन क्रम की चट्टानें होंगी। तो आर्कियन क्रम की चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाया जाएगा, ये क्लियर है, क्योंकि जीवन आया ही नहीं था। ग्रेनाइट, नीसोसिस्ट, ये 3 प्रकार की चट्टानें आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो छोटा नागपुर का पठार है, साथ साथ कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, है ना, यानी कि दक्षिण भारत को कवर करते हुए आप इसको याद करके रखेंगे, है ना। कुछ चट्टानें हो सकता है कि छत्तीसगढ़ में भी हो, मध्य प्रदेश में भी हो, छत्तीसगढ़ में भी और एमपी में भी, क्योंकि ये सब का सब प्रायद्वीपीय भारत का ही पार्ट है। जब आर्कियन चट्टानें बिहार के छोटा नागपुर तक विस्तृत है, नहीं कि साउथ बिहार, तो एमपी छत्तीसगढ़ भी होगा ऑब्वियसली, है ना। और इस संरचना में इस प्रकार का जो आर्कियन समूह का जो चट्टान है उसमें भारत के परमाणविक खनिज यानी कि यूरेनियम और थोरियम पाया जाता है। तो यूरेनियम आप लोग गंगा के मैदान में खोज सकते हैं, मिलेगा ही नहीं क्या? यूरेनियम आप लोग गंगा के मैदान में खोजने चलेंगे तो मिलेगा? नहीं मिलेगा। इसको खोजने के लिए क्या करना पड़ेगा? आर्कियन क्रम की चट्टानों का सबसे पहले पता करना पड़ेगा कि भारत में कहाँ पे है।
है ना, जैसे कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, है ना, इन सब जगहों पे पता लगाया जा सकता है। तो आर्कियन संरचना में ही यूरेनियम और थोरियम पाया जाता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अब आर्कियन समूह की चट्टानें बन गई पृथ्वी पे, सबसे पुराना वाला, समय बीतते गया इसका भी इरोजन होते गया, टूटते फूटते गया, अपरदन होते गया, तो एक नए प्रकार का चट्टान आया जिसका नाम धारवाड़ किया गया। ठीक है, यानी कि आर्कियन क्रम के बाद जो चट्टानी आई उसका नामकरण धारवाड़ किया गया। यानी कि आर्कियन से ये नया होगा कि पुराना होगा? नया होगा, बाद में बना है। तो आर्कियन के बाद जो नई चट्टानें आई वो धारवाड़ कहलाई। और इस धारवाड़ चट्टाने जो है अरावली में पाया जाता है। अरावली आर्कियन क्रम की चट्टानों से बना है, लेकिन चूंकि आर्कियन क्रम का ही अपरदन हो रहा है तो स्वाभाविक है कि अरावली पर्वत में धारवाड़ चट्टानें पाई जाएगी। और धारवाड़ जो चट्टानें हैं, इसके अलावे जहां जहां आर्कियन है वहां वहां धारवाड़ भी चट्टानें मिलेगी, क्योंकि धारवाड़ चट्टानें बन किससे रही हैं? आर्कियन से ही बन रही हैं। तो धारवाड़ क्रम को याद रखेंगे। और ये क्रम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसी में सब का सब जितना भी धात्विक खनिज है वो पाया जाता है। जैसे लोहा, यानी कि लौह अयस्क, लोहा, इसके अलावा सोना, मैग्नीज, क्रोमियम, तांबा, ये सब का सब जितना भी इंपॉर्टेंट खनिज है वो इसी इलाके में पाया जाता है। तभी आप लोग छोटा नागपुर जाने तो इसका मतलब क्या होगा? छोटा नागपुर का जो पठार है वो खनिजों के मामले में संपन्न है। क्यों? क्योंकि आर्कियन और धारवाड़ क्रम की चट्टानें यहाँ पाई जा रही हैं। जैसे आप लोग देख रहे हैं अरावली पर्वत, है ना, अरावली में राजस्थान में ही तो खेतड़ी है ना, खेतड़ी में क्या है? तांबा का पूरा खान है ना। जैसे मध्य प्रदेश में अगर धारवाड़ मिल रहा है, मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश में एक जगह है जिसका नाम मलज खंड है, मलज खंड। और मलज खंड किस लिए फेमस है? तांबा के लिए है। आप लोग कहते हैं सोना, तो सोना कहाँ मिल रहा है? कर्नाटक, कोलार, है ना, ध्यान रखिएगा। तो धात्विक जो खनिज है वो सब का सब धारवाड़ से ही जुड़ा हुआ है। यानी जहां जहां खनिज मिल रहा है वो बहुत पुराना चट्टान में मिलता है, बहुत पुराना में मिलता है। ठीक है, ऐसा तो नहीं कि आप लोग बिहार में सोना खोजने लगेंगे। मिला है जमुई में। क्यों? क्योंकि वो जमुई धारवाड़ वाला ही है। ठीक है, जैसे खड़गपुर की पहाड़ी आप लोग सुने होंगे ना, तो ये सब पुराना वाला ही है, धारवाड़ वाला ही हिस्सा है। जब बिहार का भूगोल पढ़ाएंगे तो बिहार को और तोड़ेंगे। तो उसमें जितना, जैसे गिरिया की पहाड़ी है, ब्रह्मयोनी की पहाड़ी है, बराबर की पहाड़ी है ना, राजगीर पहाड़ी है, इस सबको बताएंगे। तो उसमें बताएंगे कि किस तरीके से उसमें धारवाड़ चट्टानें पाई जा रही। तो जीवाश्म का अभाव हो गया, अरावली पर्वत हो गया, और ये चट्टानें आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग याद रखेंगे। धारवाड़ के बाद इस चट्टान का भी अपरदन होता है, ये भी छोटे छोटे टुकड़ों में टूटेंगी, और इससे जो नई चट्टानें बनी थी उसका नाम किया गया था कुडप्पा। कुडप्पा सब एक के बाद एक आ रहा है। जैसे आप लोग देखें, क्या एक बांगर और खादर में आप लोग क्लियर कर पाइएगा। बांगर खादर आप लोग इसलिए क्लियर कर पाइएगा कि बाढ़ का पानी जहां नहीं पहुंच रहा है वो मिट्टी आपको थोड़ा ब्लैक दिखाई देगा, तो उसको क्या कह रहे हैं? बांगर कहते रहे हैं। और जहां खादर है वहां पे हर साल एक नया मिट्टी का परत हो गया, तो उसको आप लोग कह रहे हैं कि वो नई चट्टान है। तो बांगर खादर में डिफरेंस। ठीक वैसे ही धारवाड़ चट्टानों मतलब बहुत पुराना हो गया, उसके बाद इसका अपरदन हुआ, निक्षेपण हुआ, तो इससे जो नया चट्टान बना वो कुडप्पा कहलाया। यानी कि विशेषता इसकी कुछ अलग प्रकार की थी। तो इसके बाद आया भारत में कुडप्पा प्रकार की चट्टान। तो कुडप्पा क्रम की जो चट्टान थी, आप लोग धारवाड़ में क्या देखें? ग्रेनाइट नीस है, आर्कियन में ग्रेनाइट नीस है, और धारवाड़ में लोहा सोना मिल रहा है। तो कुडप्पा वाला जो चट्टान था उसमें बलुआ पत्थर मिल रहा है, ठीक है, चूना पत्थर मिल रहा है, संगमरमर मिल रहा है, एरबेस्टस मिल रहा है, ये सब का सब खनिज है। तो इस क्रम के चट्टान में कुछ हीरा भी पाया गया, जैसे गोलकुंडा में मिल रहा है। तो धारवाड़ क्रम की चट्टानों के अपरदन, इरोजन और निक्षेपण, डिपोजिशन, धारवाड़ क्रम की चट्टानों के अपरदन और निक्षेपण से कुडप्पा क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ है। इस क्रम में जो चट्टानें मिलती हैं वो बलुआ पत्थर है, चूना पत्थर है, संगमरमर इत्यादि है। और इसी क्रम में कुछ चट्टान में हीरा भी पाया जाता है, जैसे आंध्र प्रदेश में गोलकुंडा में हीरा पाया जा रहा है। क्या
अभी आएगा, कुडप्पा के बाद विंध्यन आ जाएगा। हाँ, कुडप्पा विंध्यन में एक अंतर क्या है कि ये धारवाड़ से बना है ना, और उसमें फॉसिल्स आना शुरू हो जाएगा। विंध्यन क्रम से पढ़िएगा तो उसमें जीवाश्म मिलना शुरू हो जाएगा, यानी कि जीवों का अवशेष। कुडप्पा वाले में जीवों का अवशेष नहीं पाया जाता है। आप लोग लिख लेंगे कि कुडप्पा क्रम की चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाया जाता, फॉसिल्स नहीं पाया जाता है। दोनों सिमिलर जैसा ही है, लेकिन विंध्यन थोड़ा और बाद का है। अब कुडप्पा कह रहे हैं तो आंध्र प्रदेश का एक जगह है कुडप्पा, उसी कुडप्पा से इस चट्टानों का पता चला था कि एक अलग प्रकार की चट्टान है, तो पता लगाएगा कि कैसे बना है, तो बताया गया कि वो धारवाड़ चट्टानों से ही टूटने फूटने से नया बना है, तो कुडप्पा हो गया। और इसमें जो चट्टान है वो बलुआ पत्थर है, चूना पत्थर है, संगमरमर इत्यादि है। और आंध्र प्रदेश में यहाँ पे सोना भी मिलता है, और कुडप्पा क्रम की चट्टानें पूर्वी घाट पर्वत में भी हैं, है ना। कुछ और श्रेणी है आंध्र प्रदेश वगैरह में, तो कृष्णा है, पापघनी है, नल्ला मलाई है, ये सब पूर्वी घाट का ही श्रेणी है। एक चियार श्रेणी भी है, नहीं पाया जाता है। कुडप्पा क्रम की चट्टानों में जीवाश्म नहीं मिलते, यानी कि जीवन अभी भी नहीं आया होगा, जीवों का अभी भी उद्भव नहीं हुआ होगा। लेकिन विंध्यन क्रम आते आते जीवों का जो जलीय हिस्सा है उसमें हो गया था, स्थल पे नहीं था, लेकिन सागर या जल वाला जो हिस्सा था उसमें जीव आ गए थे। इसी कारण से विंध्यन क्रम से आप देखेंगे तो चट्टानों में फॉसिल्स वगैरह मिलना शुरू हो जाएगा। तो सबसे पुराना आप लोग देखिए आर्कियन देख लिए, आर्कियन, उसके बाद धारवाड़ देख लिए, उसके बाद कुडप्पा देख लिए। अब आप लोग विंध्यन देखेंगे। विंध्यन, विंध्यन में भी सेम फीचर्स है, लेकिन उसमें विशेषता क्या रहेगा ना कि वो विंध्यन वाले रेंज में पाया जाएगा। तो कुडप्पा में तो आप लोग देखने की है, लेकिन विंध्यन क्रम की जो चट्टानें बनी हैं वो किसी बेसिन में तलछटों का निक्षेप हुआ था। कोई एक ऐसा बेसिन टाइप में हो, जैसे आप लोग टेथी सागर पढ़ते हैं, तो टेथी सागर में क्या मलबा जमा, मोड़ पड़ा, हिमालय बन गया। तो विंध्यन भी जो बना है ना वो बेसिन में निक्षेप क्रिया के कारण ही बना है। तो बेसिन में तलछट जमा हुआ था और उसके बाद उसमें मोड़ पड़ा है, उस कारण से विंध्यन रेंज का निर्माण हुआ है। देखिए आंध्र प्रदेश जब देखेंगे